मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है इंडियन पॉलिटी और उसी का एक टॉपिक हमने उठाया है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। आप सब ने इसको सुन रखा होगा, पहले भी सुना होगा और अभी कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका में काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा रहा था ये इम्पीचमेंट, ट्रंप के समय की बात है। तो आज लेकिन हम लोग अमेरिका के इम्पीचमेंट को नहीं समझेंगे, चूँकि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, इम्पीचमेंट प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया जो दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 61 में, ठीक है। इम्पीचमेंट को अभी मैंने कहा महाभियोग, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग, ठीक है। हिंदी में कहते हैं महाभियोग। तो इसको थोड़ा हम अगर तोड़ कर पढ़ें तो महा का मतलब होता है बड़ा, सभी को पता है, और भियोग जो है अभियोग, अभियोग से लिया गया। तो यहाँ पर एक वर्ड लिख दूँ मैं, अभियोग, ठीक है। महा मतलब बड़ा और अभियोग मतलब आरोप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है, ठीक है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, महाभियोग लगाया जा रहा है। तो एज ऑब्वियस बड़ा आरोप लग रहा है, तो ऐसे ही किसी पर थोड़ी लग जाएगा, हम किसी भी आम आदमी पर। तो ये लगता है किस पर, तो ये लगता है हमारे प्रेसिडेंट पर, हमारे राष्ट्रपति पर। क्लियर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा कि इम्पीचमेंट जो है वो लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पर, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में इस वर्ड को यूज़ कर देते हैं। जैसे इम्पीचमेंट को हम कई दफ़ा कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने में इम्पीचमेंट लगता है। नहीं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इम्पीचमेंट शब्द जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया। यूँ कह सकते हैं वहाँ पर कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस वहाँ पर लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने में, या अलग कुछ प्रोसेस है अलग अलग पदों को हटाने के लिए। लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड, इम्पीचमेंट जो यूज़ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हम लोग हटा रहे हैं किस आधार पर, एक बड़ा आरोप लगाकर। तो यहाँ पर जब यहाँ लिखा ही गया है बड़ा आरोप, तो एज ऑब्वियस हम प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, अब ऐसा तो नहीं होगा कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर उठा और बोल दे कि भाई ये प्रेसिडेंट मुझे पसंद नहीं, इसको बदल दो, इसको हटा दो, इस पर इम्पीचमेंट लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनको हटाने के लिए बड़ा आरोप होना चाहिए, एक कोई बेस, एक आधार होना चाहिए। तो उस आधार को पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर आधार क्या बताया गया। इनको जो हटाने का आधार दिया गया है वो बताया गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, या आप ऐसे समझिए संविधान का उल्लंघन, ठीक है। सॉरी। तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या आधार है, और कोई आधार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आधार बताया गया है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, ठीक है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को पढ़ेंगे तो वहां पर दो आधार बताया गया है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इस आधार पर हम उन पर क्या लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे इसको समझते हैं। महाभियोग जो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, ये आपका लिया गया है यूएसए से, ठीक है, टेकन फ्रॉम यूएसए। ये जो प्रोसेस लिया गया है ये यूएसए से लिया गया। तो यहीं पर आप देख सकते हो 3-4 सवाल तो निकल कर ऐसे ही आ गया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। अगर इसकी बात की जाए कि इम्पीचमेंट हम लगाते किन पर हैं, तो प्रेसिडेंट पर लगाते हैं। प्रेसिडेंट पर लगाने का आधार क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो आपको भटकाने के लिए 2-3 आधार और बता दे, ऐड कर ले, आपको लगे कि नहीं नहीं हो सकता है, मतलब अगर अच्छे तरीके से सजा के उस ऑप्शन को रख दिया जाए, तो कभी भी भटकना मत। याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार बताया गया है यहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाने का। क्लियर है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया से हम इनको हटाते हैं, ठीक है। किन पर लगा रहे हैं हम लोग, प्रेसिडेंट पर।
राष्ट्रपति पर, ठीक है। अब इनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो पहले समझिएगा, मैं ज़रा और ऊपर से लिख दूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। प्रेसिडेंट पर लग रहा है, आप समझना। इनको हटाने के लिए सबसे पहला जो बात यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रोसेस से ये हटेंगे, सबसे पहला आप समझ लेना, इनको हटाने में किस हाउस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो याद रखना इनको हटाने में पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा। याद रखिए ये सवाल पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि इनको हटाने में किस हाउस के मेंबर्स का रोल होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। और इसी को एक और डिफरेंस समझ लो, इनको जब हम लोग इलेक्ट करते हैं, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, या आप जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, ठीक है। तो इनको इलेक्ट करने में यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, और इनको हटाने में, इनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। एक और डिफरेंस समझ लो इन दोनों के बीच, इनको जब इलेक्ट कर रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स इनको हटा रहे होते हैं, जब इलेक्ट कर रहे होते हैं। जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता हो, जब उनको चुनना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स उनको चुनते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो चयनित होकर आए हैं, ठीक है। और जब इनको हटाया जाता है, जब इन पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स इनको हटाने का काम करते हैं। तो ये दो डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके हटाने की बात चल रही थी, अब समझना इनके। और एक सवाल यहाँ पे बन सकता है कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव लाना होगा, तो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है किस हाउस में आएगा, लोकसभा में आएगा? नहीं, याद रखना इनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी हाउस में आ सकता है। कोई भी हाउस प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाने का प्रस्ताव ला सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। यहाँ मैंने बस एक एग्जांपल के लिए पहले लोकसभा लिखा है, हो सकता है राज्यसभा पहले लाए, तो एग्जांपल के लिए समझना। मान लेते हैं कि इनको हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ आया, लोकसभा में। अब लोकसभा में जो यहाँ पर बताया गया है, पहले क्या होगा, मैंने कहा कि ऐसा ये खेल तो नहीं है कि कोई एक मेंबर उठ के बोलेगा कि हटा दो, ऐसा नहीं होगा। तो सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर्स, सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर्स। अब जिस भी हाउस में आया, एक एग्जांपल के तौर पर जैसे लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल जितने सदस्य हैं, कुल जितने मेंबर्स हैं, उन कुल मेंबर्स का 1/4 मतलब 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन करके एक प्रायर नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। 14 डेज प्रायर नोटिस किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। 14 दिन पूर्व एक सूचना, एक नोटिस बनाकर जारी करेंगे यहाँ हाउस के मेंबर्स। कितने मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स। किसी भी हाउस में अगर राज्यसभा यहाँ रहता तो हम बोलते कि राज्यसभा के टोटल मेंबर का 1/4 मेंबर साइन करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक नोटिस देगा, 14 डेज पहले, ठीक है। आप समझना, तो मान लो यहाँ पर नोटिस चला गया, 14 दिन पूरा हो गया। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, 14 दिन पूरा हुआ, अब यहाँ पर वोटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर लोग वोटिंग करेंगे और यहाँ पर एक मेजॉरिटी लगेगा जिसको हम कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी। यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से लोग इनको हटाने के लिए, उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे वोटिंग होगा, और 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए। 2/3 मतलब उस हाउस के टोटल मेंबर का 2/3 मेंबर क्या कर दे, उनके इस प्रस्ताव के लिए वोट कर दे कि हाँ भाई इन पे इम्पीचमेंट लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी लगा। अगर यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अगर यह मान लो यहाँ तक तो हो गया और यहाँ पर आके 2/3 मेजॉरिटी नहीं लग पाया, ये काम नहीं कर पाया, तो ये प्रस्ताव यहीं पर खत्म हो जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हो गया,
लोगों ने वोट कर दिया, मेंबर्स ने वोट कर दिया। अब यहाँ से पास होके ये कहाँ जाएगा, सेकेंड हाउस में, ठीक है। याद रखना सेकेंड हाउस जो वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, सेकेंड हाउस यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो सेकेंड हाउस हम किसको कहेंगे, लोकसभा को। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो हम सेकेंड हाउस कहेंगे राज्यसभा को। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी लगा, यहाँ से पास हुआ। अब 2/3 मेजॉरिटी में तो बता दिया, टोटल मेंबर का 2/3 मेंबर क्या कर दे, साइन कर दे, ठीक है। अब यहाँ राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा कैन मेक इंक्वायरी कमीशन, ठीक है। एक जांच आयोग राज्यसभा, याद रखिएगा मैंने लिखा है कैन, बैठा सकता है, ठीक है। राज्यसभा कैन मेक इंक्वायरी कमीशन, एक जांच आयोग यहाँ पर बैठा सकता है, ठीक है। अगर वो राज्यसभा पर डिपेंड करता है, अगर बैठाया तो ठीक, नहीं बैठाया तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आया इंक्वायरी कमीशन बैठा। अब जब इंक्वायरी कमीशन जांच आयोग बैठ रहा है तो इसकी अध्यक्षता भी तो कोई करेगा, कोई जांच में जो अध्यक्ष तो कोई रहेगा यहाँ पर, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं इस इंक्वायरी कमीशन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर से मैं बता दूँ, लोकसभा में आया, 1/4 मेंबर ने साइन किया। साइन करने के बाद यहाँ पर पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया, ठीक है। हाँ, 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया और फिर साइन करके यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी ने पास किया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक इंक्वायरी कमीशन बैठा। याद रखना मैंने बोला सेकेंड हाउस कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने राज्यसभा लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर नहीं तो आप ये ध्यान में रखने के लिए याद रखिएगा दिमाग में कि हमेशा सेकेंड हाउस कैन मेक इंक्वायरी कमीशन, क्योंकि सवाल बन सकता है कि कौन सा हाउस करेगा, यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन बैठा सकता है, याद रखिएगा सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस कोई भी हो सकता है। क्लियर है। तो इंक्वायरी कमीशन बैठा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, CJI। एक सवाल यहाँ पर बन गया, CJI। अब CJI ने मान लो ये जो उन पर आरोप लगा है वो सिद्ध हो गया, बोला गया यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन में कि हाँ ये आरोप सही है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है, बोला गया कि जो आरोप लगा वो गलत है, तो प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी और ये प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ क्या होगा, तो फिर यहाँ पर होगा वही वोटिंग, यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। क्लियर है। तो याद रखना 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में चाहिए, लेकिन ये याद रखना, ये कंफ्यूजन मत रखना कि जैसे यहाँ पर 1/4 मेंबर ने पहले साइन किया तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट जान लो, 1/4 मेंबर साइन करके नोटिस देंगे, उसके बाद वो 14 दिन बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी लगेगा, पास होके जाएगा सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस इंक्वायरी कमीशन बैठा सकता है, उसकी मर्जी है, बैठाया तो अध्यक्षता करता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पास हो गया वहाँ से, तो वहाँ पे फिर 2/3 मेजॉरिटी लगा, ठीक है। अब जैसे ही 2/3 मेजॉरिटी लगा और ये प्रस्ताव पारित हुआ, वैसे ही स्वतः यहाँ पर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगता है वो लागू कब होता है, तो आपको भटकाने के लिए कुछ भी ऑप्शन दे सकता है कि 14 दिन बाद लागू होगा या 6 महीने बाद लागू होगा या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। याद रखना जैसे ही सेकेंड हाउस से वो प्रस्ताव पारित होता है, अभी के अभी पारित हुआ तो अभी के अभी वो पद उनका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था आपका आज का इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना। इस छोटे से टॉपिक में आपको कितना सारा की पॉइंट मिल गया, कितने सारे आपको क्वेश्चंस बन गए, तो खुद से क्वेश्चन बनाना, जनरेट करना और इसको फिर से रिवीजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।